हेलो। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सके। बहुत बढ़िया, शानदार, है ना। देखो, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? तो लास्ट टाइम हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़े थे और एक प्रकार हमारा रह गया था। वो किसके आधार पर था? तो किसी भी देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कितना हुआ है उसके आधार पर हमें देखना है ना। तो मैं यहां पर हेडिंग डालता हूं, किसी देश की अर्थव्यवस्था का विकास कितना हुआ इसके आधार पर। तो हम लिखेंगे विकास की अवस्था के आधार पर। विकास की अवस्था, विकास की अवस्था के आधार पर, विकास की अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। विकास की अवस्था के आधार पर, यानी कि किसी भी देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कितना हुआ है इसके आधार पर देश की इकोनॉमी को कितने पार्ट में डिवाइड करके देखा गया है। तो देखो, किसी भी देश की इकोनॉमी का डेवलपमेंट कितना हुआ है इसके आधार पर अगर देखा जाए तो इकोनॉमी को तीन टाइप्स में डिवाइड करके देखा गया। अगर विकास बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा कम है ना, वहां पर गरीबी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, रोजगार बहुत कम है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी बताऊंगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, वो बहुत ज्यादा कमजोर है, लोगों की इनकम बहुत ज्यादा कम है, वहां पर पानी, सड़क, इंटरनेट, लाइट, स्वास्थ्य, इन सब चीजों का अभाव है, कमी है, तो हम कहेंगे उस देश की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो याद रखना, विकास की अवस्था के आधार पर सबसे पहला प्रकार आपको याद रखना है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं इसे? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोल देते हैं इसे? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को आप अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी। क्या बोलेंगे? अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी। तो अंडर डेवलपिंग, क्या बोलते हैं इसे? अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं। तो भाई, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था इसे हम कहते हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको विशेषता बताई थी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की, क्या क्या विशेषता है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि यहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है। ऐसे देशों में गरीबी, मेरे साथियों, गरीबी का मतलब है पुअर्टी। पुअर्टी बहुत ज्यादा है। ये ऊपर एरो है, इसका मतलब है कि ज्यादा है ना। ऊपर एरो का मतलब होता है ज्यादा है। आ रही बात समझ में? तो गरीबी बहुत ज्यादा है ऐसे देशों में। क्या होती है? गरीबी बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल याद रखना है, गरीबी बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात मेरे साथियों, यहां पर ना बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी, ऐसे देशों में बेरोजगारी मतलब लोगों के पास में रोजगार भी बहुत कम है, बेरोजगारी ज्यादा है। तीसरी बात लिखेंगे रोजगार या इंप्लॉयमेंट, अगर देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा कम है इन देशों में। यहां पर मैंने आपको बताया कि यहां पर ना ऐसे देशों में, अल्प विकसित देशों में मेरे साथियों, प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय, अभी एक वीडियो मैंने देखा, मतलब अभी नहीं, 3-4 दिन हो गए, मैं रात को रील्स देख रहा था। प्रति व्यक्ति आय, जिसे पीसीआई बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम, ये भी बहुत कम है। मैं अफ्रीका का कोई एक वीडियो देख रहा था, वो रील्स में देख रहा था इंस्टा पे। तो उसमें एक वीडियो आया था जिसमें वो कुछ खा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे तोड़ तोड़ के खा रहे थे। मैंने देखा, मैं उस चैनल पे गया, मैंने देखा, तो वो उसमें मुझे पता चला कि ये तो शिकार करके खा रहे हैं और गंदे पानी में उसको गर्म कर लिया है, उसी पानी को पी भी रहे हैं, उसी को खा रहे हैं। मैंने कहा है भगवान, क्या स्थिति है। आ गई बात समझ में? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप लोगों को कि ऐसे देशों में क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा कम होती है। ऐसे देशों में गरीबी बहुत ज्यादा होती है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा होती है, रोजगार वहां न के बराबर होता है। और ऐसे देशों में मेरे साथियों जो अवसंरचना होती है ना, अवसंरचना या जिसे अधोसंरचना भी बोल देते हैं, अवसंरचना या इसी को इंफ्रास्ट्रक्चर बोल देते हैं अंग्रेजी में। इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है, ये वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में कम होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी देश की इकोनॉमी में क्या होना, तो याद रखना, बिजली, बिजली का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा सड़क, सड़क, तीसरा मेरे साथियों पानी, पानी, चौथा आप लिख सकते हैं मेरे साथियों भवन, बिल्डिंग जिसे आप कहते हैं। ये अगर वहां पर नहीं है भाई, वो तो जंगल में रह रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कमजोर है, इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं किसी दिन आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में परिभाषा, उदाहरण और थोड़ा डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए इतना समझे, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बिजली, सड़क, पानी और ये सब होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ऐसे देशों में ना मेरे दोस्त, विज्ञान और तकनीक भी नहीं होती है, टेक्नोलॉजी का अभाव रहता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो न के बराबर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहां पर न के बराबर है, बहुत न के बराबर ऐसे देशों में। तो ऐसे देशों की इकोनॉमी को हम किस नाम से जानते हैं? अल्प विकसित के नाम से जानते हैं। और हाँ, एक और बात, ऐसे देशों में प्राइमरी सेक्टर जो होता है ना, उसका योगदान ज्यादा होता है। प्राइमरी सेक्टर का योगदान ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा होता है। तो याद रखना, प्राइमरी सेक्टर या कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र का योगदान इसमें ज्यादा होता है। कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। तो मेरे साथियों, कंट्रीब्यूशन या रोल जो है प्राइमरी सेक्टर का, वो क्या होता है इसमें? ज्यादा होता है। सवाल आता है कि कौन से देशों की इकोनॉमी में या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में मेरे साथियों किस क्षेत्र का योगदान ज्यादा होता है? तो कृषि का योगदान ज्यादा होता है, प्राइमरी का योगदान ज्यादा होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। ओके, आ गई बात समझ में? तो कृषि क्षेत्र का योगदान अल्प विकसित में ज्यादा होता है, वहां पर गरीबी ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, रोजगार बहुत कम है, लोगों की इनकम बहुत कम है, वहां पर अवसंरचना यानी कि पीने का साफ पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, इंटरनेट की पहुंच नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अभाव है,
आ गई बात समझ में? तो ऐसे देश को हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश कहते हैं। और मैं आपको बता दूं मेरे साथियों कि ऐसे कौन कौन से देश हो सकते हैं, कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। तो आपने जिम्बाब्वे का नाम सुना होगा, जिम्बाब्वे सुना है, बरुंडी का नाम आपने सुना होगा। तो जिम्बाब्वे हो गया, बरुंडी आपका देश हो गया, बरुंडी, है ना। या अफ्रीका महाद्वीप जो है वहां पर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, है ना। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है मेरे साथियों, वहां पर ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। आ गई बात समझ में? तो ये विकास की अवस्था के आधार पर पहला प्रकार है अल्प विकसित। और अल्प विकसित में गरीबी, बेरोजगारी, ये सब मतलब खतरनाक। पीसीआई कई है गुरुजी। पीसीआई का मतलब है प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति को मिलने वाली इनकम, इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। अगर स्थिति इससे थोड़ी अच्छी है तो उस देश की इकोनॉमी को आप किस नाम से जानते हैं? अगर स्थिति इससे थोड़ी अच्छी है मेरे दोस्त, तो मैं आपको बता दूं कि उस देश की इकोनॉमी को आप किस नाम से जानते हैं? उस देश की इकोनॉमी को आप विकासशील अर्थव्यवस्था बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था आप उसे कहते हैं। और विकासशील का मतलब क्या होता है? विकासशील का मतलब क्या होता है? विकासशील का मतलब होता है मेरे साथियों डेवलपिंग इकोनॉमी। विकासशील का मतलब क्या होता है? डेवलपिंग इकोनॉमी आप इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेवलपिंग इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं। मुझे बताओ, भारत विकासशील अर्थव्यवस्था का वाला देश है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंडिया जो है, हालांकि अब इंडिया कहना ठीक नहीं होगा, इंडिया की जगह आप भारत लिखे तो ज्यादा सही शब्द है। भारत जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्या भारत में गरीबी नहीं है? पर इसकी तुलना में तो कम गरीबी है। क्या भारत में बेरोजगारी नहीं है? पर इसकी तुलना में कम बेरोजगारी है। क्या भारत में रोजगार की कमी नहीं है? लेकिन इसकी तुलना में कम है। मतलब इसकी तुलना में भारत अच्छे पायदान पे। क्या भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है? अमेरिका से तो कमी है, जापान से तो कमी है ना, अलग अलग देशों से तो कमी है। आ गई बात समझ में? पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, सुनना मेरी बात को ध्यानपूर्वक, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अल्प विकसित देशों की तुलना में भारत की थोड़ी अच्छी कंडीशन है। भारत में तकनीक है, लेकिन अभी भी जर्मनी, जापान, फ्रांस की तुलना में तो कमजोर ही तकनीक है। आ गई बात समझ में? तो ये मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं। अच्छा, अगर अगर विकास और अच्छा हो जाए तो फिर कहां जाएगा? अगर विकास इससे भी अच्छा है, भारत से भी अच्छा है, तो उस देश की इकोनॉमी को हम बोलते हैं विकसित अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था। अगर विकास भारत से भी अच्छा है तो उस देश की इकोनॉमी को हम विकसित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी। और मैं आपको सिंपल से शब्दों में एक बात बता देना चाहता हूं कि डेवलप्ड इकोनॉमी में कौन कौन से देश आते हैं। तो आपका आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अरे संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये देश इसमें आता है। फ्रांस इसमें आता है, फ्रांस, फ्रांस इसमें आएगा, जर्मनी, जापान, ये सब इसमें आएगा। मुझे बताओ, भारत में रहने वाले लोगों की इनकम अमेरिका से वाले लोगों से कम है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यहां पर बुलेट ट्रेन और ये सब चलती है, हवा में उड़ने वाली कार वार भी आपने वीडियोस देखे होंगे। आ गई बात समझ में? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि भारत से ज्यादा अच्छी स्थिति यहां पर है। यहां पर भी गरीबी है, लेकिन गरीबी न के बराबर है। यहां पर भी बेरोजगारी है, न के बराबर। रोजगार बहुत ज्यादा है यहां पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहां पर ज्यादा है। आस्था कह रहे सर वर्कशीट नहीं देंगे। गुड़िया मेरी प्यारी बहना, क्या आप केवल इसी में अपना टाइम वेस्ट करना चाह रही हो? कल भी आपका ये कमेंट था, मैं वर्कशीट हर एक चैप्टर की नहीं दे सकता। हमारे 3-4 टॉपिक हो जाएंगे, उसके बाद में मैं एक क्लास लेकर के आपकी ऑब्जेक्टिव क्लास करवा दूंगा, है ना। जैसे आपका परिचय वाला हो गया टॉपिक, अर्थव्यवस्था के प्रकार हो गया, आज मुद्रा में आपको पढ़ाऊंगा, है ना, फिर मुद्रास्फीति। तो जब ये टॉपिक हो जाएंगे तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपको बता दूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि मैं हर एक टॉपिक के बाद वर्कशीट दूं, तो ये तो मुश्किल है ना। चलो, अब आ गई बात समझ में? बार बार कमेंट करना अच्छा भी नहीं है, उससे आप ही नहीं पढ़ पाओगे। तो ये अर्थव्यवस्था के प्रकार। अच्छा, विकसित में ये सारे हैं, विकासशील में ये है और ये। अब मैं आपको एक होमवर्क या होमवर्क की जगह क्या मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं कि भारत की इकोनॉमी कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, देखो, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। तो देखो, भारत की अर्थव्यवस्था वैदेशिक संबंधों के आधार पर खुली है, पहली बात तो आपको ये याद रखना। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? खुली अर्थव्यवस्था है, ओपन इकोनॉमी है। ये किसके आधार पर है? वैदेशिक संबंधों के आधार पर। तो ओपन इकोनॉमी है भारत की। अरे, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? खुली अर्थव्यवस्था है, तो ओपन इकोनॉमी। भारत की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, ये वैदेशिक संबंधों के आधार पर मैंने बताया। इसके संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो याद रखना है, संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि भारत में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों साथ मिलकर के काम करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से आप इसे जानते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था यह भी है।
तीसरा हम लिखेंगे मेरे साथियों, भारत की जो इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है। अगर विकास की अवस्था के आधार पर हम बात करें तो भारत, वैदेशिक क्या है, कल की क्लास नहीं ली आपने, डायरेक्ट आ गए आज आप क्लास में, बहुत अच्छी बात है। विकास की अवस्था के आधार पर अगर हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील का मतलब क्या होता है, तो डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी। ओके, तो ये आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है और यहां से सवाल आपकी परीक्षा में आते ही आते हैं। ओके, चलो भाई अगली बात करते हैं। अगला एक टॉपिक हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम क्या है, मुद्रा। तो अगला हेडिंग डाल रहा हूं मैं, मुद्रा। मुद्रा, और मुद्रा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, मनी। तो मुद्रा क्या है भाई, आप बता सकते हो मुद्रा क्या है? तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेरे पास अगर पैसा रखा है तो मैं इससे दुनिया की हर चीज खरीद सकता हूं, हर चीज, हर वस्तु खरीद सकता हूं, हर सेवा खरीद सकता हूं। भाई मैं मार्केट गया, मुझे कोई चीज पसंद आई, कपड़े पसंद आए, मैंने कपड़े खरीद लिए मुद्रा से दे करके। मुझे घर पसंद आया, घर खरीद लिया। आ गई बात समझ में? मुझे लैपटॉप पसंद आया, मैंने एक लैपटॉप खरीद लिया मुद्रा से। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आ रही बात समझ में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मुद्रा क्या है। तो मुद्रा मेरे साथियों ये विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम है, विनिमय का माध्यम है। तो मुद्रा क्या है, ये विनिमय का माध्यम है। इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के नाम से आप इसे जानते हैं। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। आ गई बात समझ में, ये मुद्रा क्या है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि पैसा देकर के आप दुनिया की कोई भी चीज खरीद सकते हो। इंग्लिश में भी लिखो सर, दैट वाज अमेजिंग। ओके, अगली बात, अगली बात में अगर मुद्रा की बात करूं तो मैं मुद्रा के कुछ प्रकारों के बारे में डिस्कशन आपसे करना चाहूंगा। मुद्रा के प्रकारों के बारे में मैं आपसे डिस्कशन यहां पर करना चाहूंगा कि मुद्रा के कौन कौन से प्रकार है। टाइप्स ऑफ मनी, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, टाइप्स ऑफ मनी के बारे में। टाइप्स ऑफ मनी के बारे में, मुद्रा के प्रकारों के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो देखो, मैं कुछ प्रकारों के बारे में आपसे डिस्कशन करता हूं मुद्रा के। सबसे पहला एक प्रकार मुझे दिखाई देता है और वो प्रकार है मेरे साथियों स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी, स्मार्ट मनी। आप जानते हैं स्मार्ट मनी किसे बोलते हैं? जो स्मार्ट हो उसी को स्मार्ट मनी बोलते हैं। स्मार्ट हो मतलब, अरे भाई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब क्या है, स्मार्ट मनी है। और इन्हीं को प्लास्टिक करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। आ गई बात समझ में? तो स्मार्ट मनी का सिंपल सा मतलब है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो है वो आपकी किसका एग्जांपल है, स्मार्ट मनी का एग्जांपल है। आ गई बात समझ में? तो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इज आल्सो नोन एज स्मार्ट मनी। देन सेकंड, प्लास्टिक मनी। ओके, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी विच इज फॉर्म्ड बाय प्लास्टिक। अरे भाई जो प्लास्टिक से बनी हो उसे प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब क्या है, प्लास्टिक मनी है। आ गई बात समझ में? तो ये एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सेम बात, कोई अंतर नहीं है। मैं केवल आपका मन रखने के लिए लिख देता हूं क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। अरे एटीएम कार्ड इज आल्सो पार्ट ऑफ डेबिट कार्ड। ओके, तो याद रखना है, ये क्रेडिट कार्ड हो गया। एक और मैंने क्या बताया अभी, डेबिट कार्ड बताया, डेबिट कार्ड मेरे साथियों। तो ये दोनों के दोनों किसके प्रकार है, प्लास्टिक करेंसी के प्रकार है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, है ना सर? हिंदी में लिखिए। अरे हिंदी में ही है ये, प्लास्टिक को हिंदी में प्लास्टिक लिखूंगा और क्या लिखूंगा, स्मार्ट को स्मार्ट ही बोलूंगा ना, इसको हिंदी में क्या लिखूंगा। तो स्मार्ट मनी, प्लास्टिक मनी, ये दोनों मैंने बता दी। अगला लिखना, अगला एक मनी है मेरे साथियों जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, धातु मुद्रा। लो भाई हिंदी में लिख देता हूं, धातु मुद्रा, धातु मुद्रा। और धातु मुद्रा को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मेटेलिक करेंसी, मेटेलिक करेंसी। तो धातु मुद्रा किसको बोलते हैं, तो जिसका निर्माण धातु से हो या जो धातु से बनी हो। लिखे, जो धातु से बनी है, विच इज फॉर्म्ड बाय मेटल्स। किससे बनी है, धातु से बनी है। तो जो धातु से बनी है, जो धातु से बनी है, जो धातु से बनी हो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, धातु मुद्रा के नाम से जानते हैं। आ गई बात समझ में? धातु मुद्रा के नाम से आप इसे जानते हैं। जैसे जैसे जितने भी सिक्के हैं वो सब धातु के उदाहरण हैं। जैसे ऑल कॉइन्स, सभी सिक्के, कॉइन्स का मतलब क्या होता है, सिक्के। तो जितने भी सिक्के हैं ना वो सब धातु मुद्रा के उदाहरण। किसके उदाहरण है, धातु मुद्रा के उदाहरण है भाई साहब। तो ये धातु मुद्रा मैंने आपको यहां पर बता दी। क्या बता दी, धातु मुद्रा के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अगला लिखना कागजी मुद्रा, पेपर करेंसी। कागजी मुद्रा नाम से स्पष्ट है, कागजी मुद्रा कागज से ही मिलकर के बनेगी और कैसे बनेगी। तो लिखेंगे कागजी मुद्रा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेपर करेंसी के नाम से जानते हैं, पेपर करेंसी, पेपर करेंसी। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, जिसका निर्माण पेपर से हो, कागज से हो। हालांकि एक विशेष प्रकार का कागज है ना, ये एक अलग प्रकार का कागज होता है मेरे साथियों। तो लिखेंगे जिसका निर्माण कागज से हो, जिसका निर्माण कागज से। अच्छा, भारतीय नोट जो है, भारत का जो नोट है ना, नोट, अरे मुद्रा वाले नोट की मैं बात कर रहा हूं। तो जिसका निर्माण कागज से हो, कागज,
जो कागज से बनाया गया हो उसे क्या बोलते हैं? कागजी मुद्रा के नाम से आप इसे जानते हैं। भारतीय नोट इसका बेस्ट एग्जांपल है, तो लिखेंगे भारतीय नोट। भारतीय नोट इसका एग्जांपल है मेरे दोस्त। ओके, ये कागजी मुद्रा का उदाहरण है, कोई दिक्कत? ये कागजी मुद्रा का उदाहरण है। अगला लिखना मेरे साथियों, अगला पांचवा प्रकार लिखना, और उसको हम लोग बोलते हैं कानूनी मुद्रा। कानूनी, या फिर आप इसे बोलते हैं मेरे दोस्त लीगल टेंडर, है ना। कानूनी मुद्रा या वैधानिक मुद्रा भी आप इसे कह सकते हैं, वैधानिक मुद्रा, कानूनी या वैधानिक मुद्रा, कानूनी या वैधानिक मुद्रा, इसको हम बोलते हैं लीगल टेंडर, लीगल करेंसी या लीगल टेंडर भी आप इसे कह देते हैं। तो याद रखना, जो किसी कानून मतलब भारत सरकार के किसी कानून या किसी भी कानून के द्वारा जिसको जारी किया गया हो, जैसे भारत में जितने भी सिक्के ना उनको जारी करने के लिए एक अधिनियम बनाया भारत सरकार ने, कोइन एक्ट 2011। हेलो, चलिए, हेलो, चलिए, वापस से क्लास ऑन हो गई है ना। किसी कारणवश मेरे साथियों लाइट चली गई थी और क्लास जो है हमारी वहीं पर रुक गई थी, इसलिए बोर्ड सारी चीजें जो है वो बंद हो गई थी, है ना। चलो वापस से आ जाएंगे एक बार। कल इस समस्या का समाधान भी हम कर लेंगे, मतलब कल आपकी क्लास ऐसे नहीं होगी, याद रखना है। कल मैं आपकी क्लास नहीं लूंगा, कल मेरी मैराथन क्लास है ना, हरियाणा में, तो आपकी कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। कल आपकी क्लास नहीं होगी, जब भी आपकी क्लास होगी तब आपको हम बता देंगे कि क्लास कब होने वाली है आपकी। बहुत बढ़िया, है ना। तो जल्दी से वापस से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे सभी लोग। हम जल्दी से एक इन्वर्टर का प्लान भी करते हैं, है ना। बहुत बढ़िया, शानदार। एक बार जल्दी से आ जाएंगे। अब नहीं अटकेगी क्लास, अब आप आ जाइए एक बार, है ना। अब नहीं अटकेगी, लाइट चली गई थी, मैं समझ रहा हूं, ठीक है। देखो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे, और हम ये मुद्रा वाला टॉपिक पढ़ रहे थे और इसमें भी हमने बहुत सारी चीजें देख ली थी। अगर मैं ठीक ठाक तरीके से याद कर पा रहा हूं तो लास्ट टाइम हमने ये देखा था। देखो जरा, थोड़ा सा इंटरनेट, सॉरी इंटरनेट क्या, ये लाइट का इशू था मेरे दोस्त, लाइट चली गई थी इस वजह से, है ना। हाँ, एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे हम लोग, वापस से वहीं से कनेक्ट करते हैं। मैं कानूनी मुद्रा के बारे में आपको बता रहा था। कानूनी मुद्रा का मतलब होता है कि जो किसी कानून के द्वारा मेरे साथियों जारी की गई हो, उसे कानूनी मुद्रा के नाम से आप इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कानूनी मुद्रा के नाम से जानते हैं। लीगल टेंडर भी आप इसे कह सकते हैं। क्या बोल देते हैं? लीगल टेंडर के नाम से भी आप इसे जानते हैं मेरे दोस्त। ये जल्दी से चालू हो जाए भाई। लीगल टेंडर के नाम से भी आप इसे जानते हैं। तो कानूनी मुद्रा का सिंपल सा मतलब है जो किसी कानून के द्वारा मेरे साथियों जारी की गई हो, उसे कानूनी मुद्रा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कानूनी मुद्रा के नाम से आप उसे जानते हैं, ठीक है। ओके, प्रियांशु मैं क्लास उज्जैन से ले रहा हूं बेटा, एमपी उज्जैन से ले रहा हूं, और लाइट का इशू है थोड़ा सा। एक मिनट, ये बोर्ड चालू हो जाए। तो मैंने मुद्रा के बारे में आपको इतनी सारी बातें बताई कि कौन कौन सी मुद्रा। अच्छा चलो हम बात कर लेते हैं कुछ, तब तक बोर्ड भी ठीक हो जाए। आपने डिजिटल मुद्रा के बारे में सुना है? डिजिटल मुद्रा जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने सुना होगा, बिटकॉइन के बारे में आपने सुना होगा, सुना आपने? तो डिजिटल करेंसी भी आप उसे कह देते हैं, या इसी को क्रिप्टो करेंसी के नाम से भी जानते हैं। आ रही बात समझ में? इसको क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी के नाम से आप इसे जानते हैं। तो भाई सवाल कई बार आता है कि डिजिटल करेंसी क्या है। तो डिजिटल करेंसी ऐसी करेंसी है जो डिजिटल फॉर्म में हो। मतलब जैसे भारतीय नोट होता है, जैसे सिक्का होता है, ये मेरे पास में सिक्का रखा है, तो ये जो सिक्का है ना मेरे दोस्त, इस सिक्के को मैं टच कर सकता हूं, छू सकता हूं। नोट को मैं टच कर सकता हूं, है ना, छू सकता हूं उसको, उसको मैं उसका आकार बदल सकता हूं, फाड़ फुड़ा सकता हूं उसको। लेकिन ना डिजिटल करेंसी दिखती नहीं है, उसका कोई फिजिकल एंटिटी नहीं रहती है। आ गई बात समझ में? तो वो हमें दिखती नहीं है। उसको उसको ना केवल हम केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में हम रख सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो मेरे साथियों, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम डिजिटल करेंसी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? डिजिटल करेंसी के नाम से आप उसे जानते हैं। हिंदी में डिजिटल करेंसी बोलते हैं मेरे दोस्त। ये हिंदी अंग्रेजी वाला बहुत सारा लफड़ा है यार। उसको डिजिटल करेंसी के नाम से ही जाना जाता है। ओके, तो याद रखना है मेरे दोस्त, उसको किस नाम से जाना जाता है? डिजिटल करेंसी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? डिजिटल करेंसी के नाम से जाना जाता है उसे।
तो याद रखना उसको डिजिटल करेंसी बोल देते हैं। उसको हम डिजिटल करेंसी के नाम से जानते हैं ना। चल क्यों नहीं रहा ये बोर्ड। उसको हम किस नाम से जानते हैं? डिजिटल करेंसी के नाम से जानते हैं। हाँ देखो, तो अगला एक प्रकार हम लिखे मेरे दोस्त, देखना अगला प्रकार लिखना, अगला लिखना डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी, डिजिटल करेंसी क्या बोलते हैं इसे? डिजिटल करेंसी के नाम से आप इसे जानते हैं। तो डिजिटल करेंसी का मतलब इसके बारे में लिखना जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से मौजूद हो, जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो, फिजिकल वो अवेलेबल नहीं होती फिजिकली। कानूनी से, कानूनी लिखना बाकी था क्या? लिख लो भाई, कानूनी लिख लो, है ना, लड़ो मत, कानूनी लिख लेते हैं, मुझसे लड़के कहां जाओगे। कानूनी या वैधानिक मुद्रा लिखो। आज की क्लास की पीडीएफ आपको मुश्किल मिलेगी, है ना, बोर्ड पीडीएफ मुश्किल ही मिलेगी क्योंकि ये सब डिलीट हो गया इधर ऊपर नीचे वाला पार्ट। तो कानूनी मुद्रा का मतलब क्या होता है? तो जो जिसको सरकार ने कानून बनाकर जारी किया हो उसे आप कानूनी मुद्रा के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? तो जिसको कानून बनाकर जारी किया गया हो, जिसको कानून बनाकर जारी किया गया हो, जिसको कानून बनाकर जारी किया हो। सरकार ने सिक्कों को जारी करने के लिए एक एक्ट बनाया है, कॉइन एक्ट 2011। ओके, तो याद रखना जिसको कानून बना करके जारी किया गया हो उसे कानूनी मुद्रा हम कह देते हैं। अगला है डिजिटल करेंसी। तो इसमें लिखेंगे जिसका जिसका भौतिक रूप ना हो, जिसका भौतिक रूप ना हो, है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद हो। हम ये भी लिख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद हो, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद हो। क्या बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से मौजूद हो। आ गई बात समझ में? तो उसको हम डिजिटल करेंसी के नाम से जानते हैं मेरे दोस्त। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन, बिटकॉइन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेरे दोस्त, है ना। ई रूपी, ई रूपी इलेक्ट्रॉनिक रूपी जो है वो भी इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो ई रूपी भी आप इसे कह देते हैं मेरे साथियों। बिटकॉइन हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक रूपी हो गया, ये बात भी आपको याद रखना। ये कैसी मुद्रा है? कानूनी, आपकी डिजिटल करेंसी है। इसके अलावा एक करेंसी मैं आपको बताता हूं मेरे साथियों जिसको बोलते हैं सॉफ्ट मनी। सॉफ्ट मनी, और सॉफ्ट मनी को हम लोग बोलते हैं सुलभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा। तो जो आसानी से उपलब्ध हो उसे सुलभ बोल देते हैं। क्या लिखेंगे? जो आसानी से उपलब्ध हो, जो आसानी से उपलब्ध हो उसे सुलभ मुद्रा के नाम से जानते हैं। जो आसानी से मिल जाए, जैसे भारतीय रुपया, इंडियन रुपी। इंडियन रुपी जो है वो आसानी से मिल जाएगा, इसलिए मेरे साथियों इसका बेस्ट एग्जांपल है भारतीय रुपया। सुलभ का उल्टा होता है दुर्लभ, दुर्लभ मुद्रा। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? हार्ड करेंसी के नाम से। हार्ड करेंसी, दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा का मतलब क्या होता है? जो आसानी से उपलब्ध ना हो, है ना। तो जो आसानी से उपलब्ध ना हो, ओके। और ऐसी कौन सी मुद्रा है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती? तो यूएस डॉलर, अरे अमेरिकी डॉलर, ये आसानी से अवेलेबल नहीं होती है ना। ये याद रखना है आपकी दुर्लभ मुद्रा मैंने इसके अंदर बताई है। ओके, अगला लिखेंगे कोशन मनी। कोशन मनी,
आज आपको ना ये सब लिखना ही पड़ेगा, है ना। ये बोर्ड हैंग हो गया, अब ये पीडीएफ सेव नहीं हो पाएगी, है ना। तो अगला लिखेंगे मेरे साथियों क्वेश्चन मनी। क्वेश्चन मनी जमानत राशि आप इसे कह देते हैं। क्वेश्चन मनी, आप किसी हॉस्टल में जाते हो, वहां रुकते हो, तो आपसे वो एडवांस पेमेंट लेते हैं ना, इसको बोलते हैं जमानत राशि, कि कभी कोई टूट फूट हो तो उस राशि से वो भरपाई कर सके। तो जमानत राशि क्वेश्चन मनी आप इसे कह देते हैं। ओके, क्वेश्चन मनी के नाम से आप इसे जानते हैं। डिजिटल करेंसी समझ नहीं आया, अरे देवी जी, डिजिटली, जो डिजिटली रूप में मौजूद है उसे डिजिटल करेंसी बोलते हैं। यूएसडी आसानी से क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है, इसलिए नहीं मिलता। ओके, अगला लिखेंगे, अगला लिखना मेरे साथियों फिएट मनी। फिएट मनी विश्वास मुद्रा। फिएट मनी का मतलब होता है विश्वास मुद्रा। विश्वास, जैसे मान लो मेरा कोई दोस्त है सीमेंट वाला, सीमेंट की दुकान है उसकी, है ना। मेरे पड़ोसी का मकान बन रहा है, मेरे पड़ोसी का मकान बन रहा है। अब मेरे पड़ोसी ने कहा यार मुझे 100 बोरी सीमेंट दिलवा दो यार आपके विश्वास पे। मैंने कहा पैसे कब दोगे? बोले यार 5 दिन बाद दे दूंगा, 6वें दिन दे दूंगा पैसा। मैंने कहा चलो, मैं ले गया उनको। मैंने मेरे दोस्त से कहा, सीमेंट वाले से मैंने कहा भाई दे दे 100 बोरी सीमेंट, दे देंगे 6 दिन में पैसे। तो उस सीमेंट वाले मेरे दोस्त ने मेरे विश्वास पर पैसा दिया है, तो मैं एक प्रकार की विश्वास मुद्रा हूं। आ गई बात समझ में? तो ये विश्वास मुद्रा, तो लिखेंगे इसमें जिसके विश्वास पर या जिसे विश्वास के रूप में प्रयोग किया जाए। ओके, तो ये बात भी आपको यहां पर याद रखनी होगी। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं मेरे दोस्त, अब बाकी चर्चा आपसे करेंगे कल। ये क्लास, ये पीडीएफ सेव नहीं हो पाएगी, याद रखना है आप लोगों को, इस बात का विशेष ध्यान रखना है ना। और आज ये पीडीएफ नहीं मिल पाएगी आपको, ठीक है। अब बाकी चर्चा आपसे करेंगे हम कल। कल मेरी मैराथन है, कल मैं क्लास नहीं लूंगा। सैटरडे को आपकी क्लास होती या नहीं होती एक बार मैं चेक कर लूंगा, अगर होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो फिर मंडे को मिलेंगे, है ना। ब्लैक मनी, हाँ ब्लैक मनी भी होती है ना, काली मुद्रा बोल देते हैं। ब्लैक मनी का सिंपल सा मतलब है कि ऐसी मुद्रा जो सरकार से छुपाई गई हो, है ना, सरकार से छुपाई गई हो, ऐसी मुद्रा को हम ब्लैक मनी के नाम से जानते हैं। चलिए, आप बहुत गुस्सा करते हैं, ना ना ना, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल।